तो आप एमबीबीएस डॉक्टर होके वो प्रोफेशन में इतना अच्छा होते हुए फिर इधर क्यों आना चाह रहे हैं? अभी जैसे यूएस ट्रेड डील हुआ तो हेल्थ सेक्टर का उसमें कहाँ रेफरेंस है? हमारे इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में टैरिफ से रिलेटेड कुछ इम्पैक्ट है क्या उसमें? और आपको पूछा जाता है कि आप कोई 5 ऐसे सुझाव दीजिए जो एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी में होने चाहिए, तो आप क्या सुझाव देंगे? अच्छा, एक कंसेप्ट है फिस्कल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। निपा वायरस एक न्यूज में था अभी। जी मैम। क्या होता है निपा वायरस? बैठो। आप अपने बारे में कुछ बताएं, नाम लिए बगैर। लोकेशन भी रिवील कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। सर, मैं बीकानेर से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग बीकानेर में केवी नंबर 1 से हुई है। 12th मैंने 2014 में की। उसमें मेरे 86.4% रहे थे। इसके बाद में मैंने एमबीबीएस किया है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से। 2022 में मेरी एमबीबीएस फिनिश हुई और मार्च 2023 से मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर वर्क कर रही हूँ बीकानेर में ही, कोलाइटिस ब्लॉक में। तो आप एमबीबीएस डॉक्टर होके वो प्रोफेशन में इतना अच्छा होते हुए फिर इधर क्यों आना चाह रहे हैं? सर, थोड़ा तो मुझे सिविल सर्विसेज अट्रैक्ट करते थे, पर जिस टाइम पे 2014-15 में हम कर रहे थे 12th, तब यही एक ऑप्शन होता था कि या तो मैथ्स या साइंस लेके और एमबीबीएस करना है। इनफैक्ट जब मैं एंटर हुई थी एमबीबीएस में तो मुझे पता भी नहीं था कि ये 5.5 ईयर्स की डिग्री है। तो उस टाइम पे एंटर हुए, फिर जब विद द फ्लो में एमबीबीएस करते रहे, फिर इंटर्नशिप में मुझे थोड़ा यूं लगा कि एज अ सिस्टम, आप सिस्टम के अंदर अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हो तो उतना फ्रूटफुल नहीं रहता है। अगर आप उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर पाएँ तो बेटर रहेगा। तब मैंने स्टार्ट किया सर इसका प्रिपरेशन, और अभी फिर ये मेरा सेकंड तो इंटरव्यू। आपका जो जो पढ़ाई आपने वहां पर करी वो यहाँ क्या काम आएगी आपके, या उसको कैसे काम लेना चाहेंगे आप? जी सर। सर, मेडिकल प्रोफेशन में जब हम पढ़ते हैं तो नो डाउट आपको हेल्थ से रिलेटेड सब जानकारी होती है। तो हमारे अंडर अगर जो पूरा हेल्थ सिस्टम है उसकी जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, उस हिसाब से हम काम भी कर पाएँगे और जो वहाँ पे लैक्यूना है उनको कवर भी कर पाएँगे। उसके अलावा एज़ अ डॉक्टर जो हम सीखते हैं, एम्पैथी होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो भी साथ में लेके आते हैं। और क्या कमजोरी आपको लगती है कि ये करने के ये नुकसान होगा यहाँ पर? मैं समझी नहीं सर। मतलब आपने मेडिकल लाइन के हो जी। और प्रशासन को आपने कभी देखा नहीं है इस तरह से, आपने वहीं पे काम किया है, तो वहाँ की कोई ऐसी चीज जो आपको ऐसा लगे यहाँ के एडजस्ट नहीं हो पा रहे, कुछ नहीं हो, ऐसी कोई वीकनेस नजर आएगी क्या आपको? सर, आज से 3 साल पहले अगर ये बात होती तो शायद मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम थी, पर अभी मैं सीएचसी लेवल पे काम कर रही हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी काम खूब होता है। तो अब यूँ लगता है कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि किस तरीके से क्या तो चीज़। मेडिकल ऑफिसर का मेनली काम क्या होता है आपका? सर, मैं अभी सीएचसी पे हूँ, तो हम लोग 2 से 3 हैं अभी, वैसे पोस्ट 5 मेडिकल ऑफिसर्स की है। तो हम लोग तो ओपीडी देखते हैं और एक हमारे जो इंचार्ज हैं वो बाकी का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो देखते हैं। पीएचसीज पे एक सिंगल डॉक्टर होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्लस जो ओपीडी का काम होता है वो दोनों साथ में वो देखते दे दें। आपने सरदार पटेल उससे करा, हैं। जी सरदार पटेल के बारे में कई तरह की धारणाएं हैं, आप किस तरह से देखते हैं पटेल को? सर, आयरन मैन ऑफ इंडिया जो उनके लिए है वो सबसे एप्ट है, जिस हम्म, प्रकार से मैं उन्हें देखती हूँ। हम्म। और उनका भी यही कहना था कि जो सिविल सर्विसेज हैं वो एक तरीके से स्टील फ्रेम है इंडिया का, और इंडिया अगर इंडिया आज है तो उसमें बहुत बड़ा रोल सरदार पटेल जी का है। आपको नहीं लगता कि नेहरू की जगह पटेल पीएम होने चाहिए थे? सर, नेहरू जी जब पीएम बने तो उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए इंडिया के लिए वो उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल एप्ट थे। उनको ऐसा चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे उन्होंने इंडिया को प्रेजेंट किया एज अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, जैसे उन्होंने मतलब इंडिया को बेसिकली गवर्न किया, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और अगर सरदार पटेल पीएम होते तो डेफिनेटली मतलब मोटिव दोनों का एक ही होता कि हम इंडिया को कैसे आगे लेके जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें डिबेट करने लायक कुछ है। कुछ भी नहीं है डिबेट करने वाले। लोगों की थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है, हाँ। पर क्या उनका इंटेंशन है, दैट आई थिंक मैटर्स द मोस्ट। अच्छा, पटेल की कौन सी 3 खूबियां जो आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं?
सर जिस तरीके से उन्होंने कन्विंस किया सारे जो रियासतें थी, उसके बाद में जब कन्विंस नहीं हुए तो कैसे हमने हैदराबाद या जूनागढ़ या फॉर दैट मैटर जम्मू कश्मीर में हमने किस तरीके से एक्ट किया, वो दूसरी चीज है कि जब डायरेक्टली हम लोग नहीं कन्विंस कर पा रहे तो हम किस तरीके से उसको और मतलब और क्या वेज हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, और ये दो चीजें अभी दिमाग में हैं। ये दो चीजें अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्या भारतीय राजनीति के अंदर पटेल के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको नजर आता है कि आजादी के बाद, जिसको आप उस रूप में देखती हैं? वाजपेयी जी जो हैं उनको मैं उस वे में देखती हूँ। उन्होंने भी मतलब अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो ऐसे तो शास्त्री जी भी अपनी अलग पर्सनालिटी थी, पर क्या उनसे क्लोज अगर मैं पाती हूँ तो वाजपेयी। अच्छा, ठीक है सर। अभी जैसे यूएस ट्रेड डील हुआ तो हेल्थ सेक्टर का उसमें कहाँ रेफरेंस है? हमारे इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में टेरिफ से रिलेटेड कुछ इम्पैक्ट है क्या उस पे, हेल्थ पे? सर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड इम्पैक्ट है। हम लोग बहुत लार्ज नंबर में फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में, तो अभी 18% जो है उसमें फार्मास्यूटिकल का भी नाम था। तो वो हमारा उस पर इम्पेक्ट रहेगा। एक्चुअली 50% में जो किया उसमें भी हेल्थ सेक्टर नहीं था, क्योंकि हम तो उस टाइम पे नहीं हाँ था। डीएनए ही सर, जो कहना चाहिए जेनेरिक मेडिसिन ही हम वहाँ एक्सपोर्ट बिल्कुल। करते थे। एक अपने आपके एरिया में शोल्डर का और खेजड़ी का चल रहा है, जी इसके हेल्थ एंगल को बताओ। शोल्डर का जैसे गुण तो पता है, क्या हेल्थ पे इसका इम्पेक्ट है क्या? और खेजड़ी जिसका आंदोलन है, काट रहे हैं, उसका भी कोई हेल्थ पे इम्पेक्ट है क्या? सर सोलर प्लांट का डायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड इम्पैक्ट तो मैं अभी नहीं सोच पा रही हूँ, पर खेजड़ी से रिलेटेड तो डेफिनेटली है कि वहां पे बेसिकली जो जीवन रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि खेजड़ी एक लौता ऐसा प्लांट है जो आपको वहां जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो दिखता है। तो अगर एक बहुत बड़े एरिया में हम खेजड़ी काटते हैं तो वो वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लस हमारी हेल्थ, क्योंकि ऑक्सीजन का भी है, प्लस जो खेजड़ी है वो एक ओवरऑल एक बहुत इसीलिए राजस्थान का वो स्टेट ट्री भी है, क्योंकि उसका फल भी हम लोग खाते हैं और गम वगैरह पेंट वगैरह भी यूज करते हैं, और जो खेत गांव में जो लोग हैं वो सर्दियों में उसको काट के और फ्यूल वुड भी यूज करते हैं। तो एक तरीके से वो एक पैकेज ट्री है, तो उसको अगर हम काटते हैं तो फिर हम अपना नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। पर जो सोलार है इसका भी जैसे एक तो ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पेक्ट आ रहा है, जी सर। दूसरा इसका एनवायरनमेंट पे है, तो जो अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ को इम्पेक्ट करता है, तो उस रूप में बताएं। मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो गर्मियां हैं वो ज्यादा रहेंगी, और इसमें एक और चीज है, पता नहीं कितना एप्ट होगा ये आंसर, वाटर की नीड। जो सोलर प्लांट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए भी वाटर की बहुत नीड होती है, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में ऑलरेडी स्कैर्स हैं। तो वाटर की अगर कमी होती है तो वो भी ह्यूमन हेल्थ और पे भी इम्पैक्ट। और ई वेस्ट है, वो भी हेल्थ यस हजार्ड सर, है। ई वेस्ट। एक ये जीआई टैग है, ये क्या है होता है? सर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं इसको। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी स्पेसिफिक चीज जो किसी एक जगह की ज्योग्राफी के कारण से कुछ स्पेशल होती है, तो उसको इस तरीके का टैग दिया जाता है। जैसे कि बीकानेरी भुजिया है, तो बीकानेरी भुजिया जो है वो वहाँ के स्पेशल हैं, वहाँ का वो एक मतलब वहाँ की स्पेशलिटी है, तो इसलिए दिया जाता है। तो इस तरीके से जैसे अभी रिसेंट में सांगरी को भी जीआई टैग मिला है। तो एक तो ये होता है कि वो स्पेशलिटी होती है, उससे फिर जो ग्लोबल लेवल पे उसकी मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और एक पुश मिलता है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको। लोकल प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिलता है। जी। और क्या क्या है जीआई टैग बीकानेर के? बीकानेर में सर उस्ता कला है, बीकानेरी भुजिया है, और एक कशीदाकारी, बीकानेरी कशीदा। थोड़ा उस्ता और कसीदाकारी के बारे में भी बताओ थोड़ा, क्योंकि इनको रिपब्लिक डे की परेड में भी इनको जगह दी गई थी। जी सर। अभी एट प्रेजेंट जो उस्ता कला है वो गोल्ड का वर्क होता है, बहुत ही बारीक गोल्ड का वर्क होता है, जो कि मेटल्स वगैरह पे करते हैं। इनिशियली ये कैमल की जो लेदर होता था उसके ऊपर किया जाता था। अभी ये गोल्ड का वर्क है जो कि बहुत सुंदर दिखने में होता है। और कशीदाकारी भी स्पेसिफिक है बीकानेर की, जिस तरीके से उसको किया जाता है। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो ये काम कर रहे हैं और उनको भी प्रमोशन मिला। ये उस्ता क्या चीज है? कास्ट है बनाने वाले कारीगरों की, या कोई प्रोसेस है, या क्या चीज है? सॉरी सर, नॉट एबल टू रिकलेक्ट। बीकानेर में रिसर्च सेंटर हैं जो नेशनल लेवल के, किन किन चीजों के हैं? कैमल रिसर्च सेंटर है, और इसके अलावा
डेट्स के लिए है। इसके अलावा वूल की भी मतलब रिसर्च सेंटर भी है, प्लस वूल की सबसे बड़ी जो मंडी है वो बीकानेर में है। कैमल में ऊँट पे किन चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं वो? सर कैमल मिल्क जो है उसका क्या फायदा हो सकता है, उसको और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एक तो ये कैमल ब्रीडिंग से रिलेटेड भी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, ये दो अभी करेक्ट। बायोफार्मा मिशन क्या है? मैम अभी 2026-27 का जो बजट आया है उसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एक बायोफार्मा मिशन जो है स्टार्ट किया गया है, जिसमें टू मेक श्योर कि जो बायोफार्मा रिलेटेड जितना भी प्रोडक्शन है वो बढ़ सके और इंडिया एज अ हब निकल के आए। तो उसके लिए ये इसमें कुछ 3 बायोफार्मा इंस्टीट्यूशंस का भी जिक्र है, प्लस कुछ अपग्रेडेशन से रिलेटेड है, कुछ क्लिनिकल ट्रायल साइट्स भी शायद इसमें इंक्लूडेड है। भारत का रेबीज गोल क्या है? मैम 2030 तक एलिमिनेशन का गोल है। हमारे यहाँ पे रेबीज अभी भी इतना ह्यूज प्रॉब्लम क्यों है? मैम सबसे पहला रीजन है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको लेके अब तो शहरों में फिर भी थोड़ा बहुत एजुकेशन है, पर गांव में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। स्ट्रे डॉग्स को मोस्टली लोग अपने घर में रखते हैं और फिर वो उनको काट लेते हैं, और उनका वैक्सीनेशन या उसका पेनिट्रेशन बहुत नियरली जीरो है। वहाँ पे कोई भी वैक्सीनेशन वगैरह स्ट्रे डॉग्स का नहीं होता है, ना ही स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स जो है वो विलेज लेवल पे चलते हैं। तो फिर वो जब बाइट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में वैक्सीन ही एक रहता है। तो मतलब आप कहना चाह रही है अवेयरनेस नहीं, उसके अलावा कोई इशू नहीं लगता आपको? अभी तो यही याद कर। ठीक है। निपा वायरस एक न्यूज में था अभी। जी मैम। क्या होता है निपा वायरस? मैम एक वायरल इन्फेक्शन होता है, कंटेजियस डिजीज है, जो कि इनिशियली फीवर्स, चिल्स और ये हेमरेजिक फीवर होता है शायद इसमें, और इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। तो मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज में है, इंडिया में केरला वगैरह में थोड़ा बहुत। होस्ट कौन है इसका वायरस का? अभी मैम मैं याद नहीं कर। ठीक है। अभी रिसेंटली बजट आया था, उसमें हेल्थ सेक्टर को कितना अलोकेशन दिया है बजट में? जी मैम, मैम 1.05 लाख करोड़ रुपीस का ये एलोकेशन। कितना परसेंट है जीडीपी का? 0.25 हाँ 0.26% ऑफ जीडीपी, और टोटल जो बजट है उसका 1.9% है। हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें क्या प्रावधान है कि कितना परसेंट होना चाहिए? मैम जो 2017 में पॉलिसी आई थी उसके अकॉर्डिंग 2.5% लाना चाह रहे थे हम 25 तक, वहां पर अभी हम पहुंचे नहीं। और राजस्थान का कितना रहता है यूजुअली? 6 to 7% रहता है। ठीक है। राइट टू हेल्थ क्या है? मैम राइट टू हेल्थ है वो राइट जो सिटीजन्स को मिलता है अगर मतलब हेल्थ के लिए बेसिकली राइट है कि आप इजीली एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ जो है वो उनको इंश्योर की जाती है, तो दैट इज राइट टू हेल्थ। और इसके लिए कुछ बिल भी आया था क्या राजस्थान गवर्नमेंट? यस मैम, राजस्थान में राइट टू हेल्थ एक्ट अभी लागू है, जिसमें जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं। जब ये बिल आया था तब बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसा क्यों? जी मैम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनके प्रोटेस्ट के 2-3 मेजर कारण थे कि उनको ये उसमें ये प्रावधान था कि अगर आपके पास में कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो ईदर यू हैव टू ट्रीट देम या फिर उनको रेफरल सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे। तो उनका ये मानना था कि अगर हमारे पास में एप्ट सुविधा नहीं होती है तो फिर हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके बाद में एक जो मेजर इशू उन लोगों को ये था कि हम लोग ट्रीटमेंट कर भी देंगे पर हो सकता है बाद में जो बिलिंग है उसको लेके समस्या हो, जैसा आजकल आरजीएचएस में भी कह रहे हैं कि अराउंड 900 करोड़ रुपीस जो है वो ड्यू है। मान लीजिए आप एसडीएम बन जाती हैं। जी मैम। और आप सिंस मेडिकल फील्ड से इतने क्लोजली एसोसिएटेड हैं और आपको पूछा जाता है कि आप कोई 5 ऐसे सुझाव दीजिए जो एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी में होने चाहिए, तो आप क्या सुझाव देंगी? मैम हम लोग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको कीप अप करने की जरूरत है, जिसमें अवेयरनेस का जो पॉइंट है उसको इंक्लूड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ में, और जैसा ये राइट टू हेल्थ एक्ट है ये बुरा नहीं है ना, इसमें सुधार किए जा सकते हैं कि हम इंश्योर करें कि मतलब जो भी भुगतान हो वो टाइम पे हो, इस तरीके के प्रपोजल हम ला सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की अगर ये पॉलिसी है तब तो हम लोग की स्पेंडिंग काफी अच्छी है, पर अगर इंडिया लेवल पे है तो स्पेंडिंग को बढ़ाया जा सकता है। प्लस जो हमारी फ्री दवा और जांच योजना चलती है उसमें कहीं कहीं लैक्यूना देखने को मिलता है, जब दवाएं टाइम पे नहीं आ पाती हैं तो फिर वहां पे कई बार हम लोग बाहर से भी
लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं होता है। तो ये जो गैप है डिमांड और सप्लाई का, उसको लेके कुछ अगर स्ट्रिक्टनेस हो तो वो, प्लस क्वालिटी ऑफ मेडिसिन जो है उस पे स्ट्रिक्ट चेक रखा जा सकता है। ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेंथ में लिखा है एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या फर्क होता है एज अ डॉक्टर? सहानुभूति होता है हम्म। सिंपैथी। एग्जाम्पल देके बताइए। आपको किसी ने आके बोला कि मतलब वैसे तो आपके प्रोफेशन में? जी जी, मतलब मुझे अगर कोई पेशेंट आके बोलते हैं कि अ, मतलब मेरे पैर में दर्द हो रहा है ना, तो पैर में दर्द, ओके आपके पैर में दर्द हो रहा है, घर वाले जैसे बोलते हैं कि मेरे पैर में दर्द है, तो ओके तुम्हारे पैर में दर्द है, हम उससे किस प्रकार से पूछेंगे कि पैर में किस प्रकार का दर्द है ना, ये वो पेन न्यूरोलॉजिकल तो नहीं है, मस्कुलर तो नहीं है, ये तो बहुत वो मतलब कहते हैं कि वो एक बहुत ही मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई काइंड ऑफ, कि आपको पता है कि उसका दर्द किस तरीके का हो रहा है तो यू विल ट्रीट बेटर। पर जो एम्पैथी मैंने इसमें लिखा है दैट इज टू अंडरस्टैंड वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, नॉट मतलब इन द केस कि हाँ वो पेशेंट है और वो बीमार है, वो नहीं, वो कहाँ से आया है, क्या कंडीशन में है, मैं उसको किस तरीके से मदद कर सकती हूँ कि कम से कम उसको यहाँ से जाके ये नहीं लगे कि कुछ मेरे फिर भी रह गया। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, आपने लास्ट इंटरव्यू भी दिया था जी। आरपीएससी में, ऐसा कौन सा सवाल था जो जिसका आंसर आपने बहुत अच्छा दिया था, और क्या आंसर दिया था और क्या सवाल था? एक क्वेश्चन सर ने मुझसे पूछा था कि मैं तो जब मेरे कोई फैमिली मेंबर्स होंगे तो आई विल गो टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो हम क्यों गांव के हॉस्पिटल में कहीं पे जाएंगे, तो उसका मुझे लगता है कि मैंने सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया क्योंकि हम काम करते हैं। तो फिर वो बोले कि फिर मैंने यही बोला था कि सर अगर नजदीक होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो लोग प्रेफर करते हैं, पर जहाँ पे मैं काम करती हूँ वो 80 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो वहां पे तो हम प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं और मोस्टली काम करते हैं। एक क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा और मैं बता नहीं पाई उसका आंसर, उन्होंने बोला कि डिलीवरी वगैरह के लिए भी, बट हम लोग डिलीवरी भी अच्छी नंबर ऑफ डिलीवरीज कराते हैं अपने लेवल पे, तो आई थिंक ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि उस टाइम पे आग लगी थी अभी एसएमएस में जो रिसेंट अक्टूबर में हुआ था, उससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक आई कुड हैव गिवन अ बेटर आंसर उस टाइम पे। ओके, थैंक यू। अच्छा, आपने बताया कि जो हेल्थ केयर में 1.05 लाख करोड़ का बजट दिया जो जीडीपी का कुछ परसेंटेज है, तो ये बजट का कितना परसेंट है? 1.9% है। 1.9%। तो आपको नहीं लगता है कम है एलोकेशन हेल्थ केयर में? जी सर, कम है एलोकेशन, इसको मतलब अराउंड 2.5 to 5% अगर हम हेल्थ में नहीं, देंगे। क्यों कम लगता है आपको? जो सेक्टर वाइज भी एलोकेशन है तो कौन सा सेक्टर में आपको कम लगता है इसमें? 1.9% जो है वो क्यों कम लगता है? कौन से सेक्टर में? गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरियाज को टच किया इसमें, तो एक तो कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें क्या सब एलोकेशन है इसका? जी सर, वो 10,000 करोड़ तो बायोफार्मा जो स्कीम थी उससे रिलेटेड है। ठीक है। इसके अलावा कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स, कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड भी इसमें एलोकेशन था। इसके अलावा कुछ क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड था। बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जो कोशिश हुई है दैट इज गुड, पर प्राइमरी हेल्थ केयर पे जो खर्च है ना, जो एक्चुअल मतलब लोगों तक पहुंचने वाली है, नो डाउट इट विल आल्सो रीच, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल आल्सो रीच, बट प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, इनफैक्ट राजस्थान का प्राइमरी हेल्थ केयर आई गेस इज फार बेटर देन अदर मेनी स्टेट्स, ये जो फ्री मेडिसिन और जांच योजना है, तो इस तरीके की कुछ चीजें, जैसे आयुष्मान भारत है तो वो भी एक अच्छी योजना है, उसमें हम उसका जो कैप है उसको बढ़ा सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि 25 लाख हम लोग यूज कर रहे हैं और 5 लाख नेशनल लेवल पे, तो उसको अगर हम 10 लाख तक भी लेके जाते हैं तो इट विल हेल्प। तो हमारे शरीर में सबसे मजबूत और लंबी हड्डी कौन सी होती है, कहाँ की होती है? फीमर से। नहीं, फीमर इज लॉन्गेस्ट, मजबूत टीबिया होती है सर। टीबिया होती है। अच्छा, ये टीबिया कहाँ होती है? सर लेग, लोअर लेग में जो, और दूसरी हड्डी भी होती है क्या लोअर लेग में? फिब्यूला। फिब्यूला होती है। अच्छा, और हाथों में कौन सी हड्डियां होती हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, पैलेंजेस। अच्छा, ये बताओ कि ये जो जीडीपी जो है, कितनी साइज है हमारे देश की? जीडीपी कितनी है? सर अभी रिसेंट वाला डेटा से मैं, आपने पॉइंट में हेल्थ केयर को पॉइंट में कन्वर्ट करके बता दिया, तो वॉल्यूम क्यों नहीं मालूम है आपको? सॉरी सर, मैं सिर्फ हेल्थ वाला पोर्शन अभी पढ़ पाई थी। तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है? सर विद इन अ ईयर नेशनल टेरिटरी में प्रोड्यूस की जाने वाली फाइनल प्रोडक्ट्स का जो फाइनल
फाइनल प्रोडक्ट्स का जो प्राइस होता है उससे जीडीपी कैलकुलेट होती है। पर हमारे देश में तो विदेशी कंपनियां भी काम कर रही हैं, क्या उनका प्रोडक्शन भी शामिल किया जाता है क्या? सर अगर वो प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है तो उसको इंक्लूड करेंगे, अगर जी सर उसको इंक्लूड करते हैं। उसको इंक्लूड करेंगे तो कौन सी ऐसी स्थिति होती है जहां उसको एक्सक्लूड करते हैं? ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो कैलकुलेट करते वक्त तो उसको एक्सक्लूड करते हैं? इसमें सर शायद जीएनपी है, उसमें ठीक हम है, लोग तो जीएनपी में और क्या शामिल करते हैं? इंडियन रेजिडेंट्स जो बाहर से मतलब कुछ भी कमा के लेके आते हैं तो उसको इंक्लूड करते हैं, और फॉरेन नेशनल्स जो यहाँ पे गेन करते हैं उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। अच्छा, अभी जो बजट आया है इसमें जीडीपी ग्रोथ के लिए क्या टारगेट रखा गया? सर 6.8 to 7.2% का एस्टिमेट है नेक्स्ट। अच्छा, एक कंसेप्ट है फिस्कल डेफिसिट, क्या फिस्कल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इसमें क्या टारगेट होते हैं? इसमें सर 0% होता है रेवेन्यू डेफिसिट के लिए, हम्म, और इसको शायद अभी एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट या ऐसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कर दिया 0%, नहीं, एफआरबीएम कुछ और है। और 3% फिस्कल डेफिसिट का। एक हमारा जो डेट होता है वो कितना परसेंट हो सकता है? डेट टू जीडीपी रेशियो से 60% डेट, था, हाँ, 40% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और 20% फॉर स्टेट गवर्नमेंट, इसको अभी चेंज। तो ये विद इन बेंचमार्क है क्या? अभी सर सेंट्रल गवर्नमेंट का 56% है, हम्म, इट इज नॉट। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? सर जो हम लोगों ने डेट लिए हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में जितना ज्यादा हम खर्च करेंगे उतना वो हम लोगों को पे बैक करेगा, और जो ऐसी कुछ योजना चल रही है, ये अभी इकोनॉमिक रिव्यू में भी कहा गया था कि जो फ्रीबीज टाइप की जो स्कीम है उस पे हम कंट्रोल अगर करते हैं तो ये जो खर्च है इसको भी कम किया जा सकता है। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है एक देश की? सिर्फ कितना डेट रहेगा, क्या कहाँ पे खर्च करना है, बजट बेसिकली फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट होता है। हम्म, तो रेवेन्यू हो गया, उसके बाद में खर्च कहाँ करना है, कहाँ से इनकम आएगी, वो सब चीजें। ठीक है। चलो ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा, आप जा सकते हैं।